जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3285 से 3287। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। दक्षिणी भगवान तियानजुन। ये जिवेन की अभिव्यक्ति गरिमापूर्ण हो गई। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये तीन शब्द क्या दर्शाते हैं। यह उसके दिल पर एक बड़ी छाया थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि फॉर्चून गॉड राजवंश में कितने स्वर्गीय आदरणीय थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि कुछ से अधिक थे। फिर भी फॉर्चून गॉड राजवंश के 4 स्वर्गीय आदरणीय स्थिति को दृढ़ता से नियंत्रित करने में सक्षम थे। अन्य स्वर्गीय आदरणीयों ने उनके सामने अभिमान करने का साहस नहीं किया। वे अवश्य ही उनमें सर्वश्रेष्ठ होंगे, एक भयानक अस्तित्व जो अन्य स्वर्गीय आदरणीयों से बढ़कर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस प्रकार की परेशानी पैदा की है। पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम के महान स्वर्गीय आदरणीयों में से दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय को नव आरोहित स्वर्गीय आदरणीय माना जा सकता है। उनका अनुभव सबसे कम है और उनकी साधना समय मेरे जितना लंबा भी नहीं है। फिर भी उन्हें दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय के रूप में स्थान दिया गया है। फॉर्चून गॉड राजवंश में उनके कई अनुयायी हैं और ईगल हॉर्न सम्राट उनमें से केवल एक है। यदि वह आपके साथ परेशानी मोल लेना चाहता है तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। बैटल थेर्च ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ ये जिवेन को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई चुटकुला देखने का इंतजार कर रहा हो। ये जिवेन इतना साहसी कैसे हो सकता है? वह जिसे चाहे मार सकता था। तीर चलाना होगा, ये जिवेन ने कहा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति और अधिक दृढ़ हो गई। वह नहीं जानता था कि ईगल हॉर्न सम्राट के पीछे इतना भयानक अस्तित्व था। अगर उसे पता भी था तो उसके पास मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने कहा था। तीर तो चलाना ही था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह उन लोगों के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। वे लोग उसे मारकर उसकी किंग लेवल ड्रैगन नस छीन लेना चाहते थे। अच्छा, तीर तो चलाना ही पड़ेगा। ईगल हॉर्न सम्राट ने आपके किंग लेवल ड्रैगन वेन को चाहा, तो क्या हुआ अगर वह मर गया? यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा सृजन के पथ पर विभिन्न शक्तियों के बीच एक अघोषित नियम है, अर्थात किसी को भी सृजन के पथ पर होने वाली किसी भी चीज की जांच करने की अनुमति नहीं है, कम से कम खुले तौर पर नहीं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दक्षिणी लॉर्ड तियानजुन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोई और आपके साथ व्यवहार करेगा। इसके अलावा उसके पास अब ऐसा करने का समय नहीं है। युद्ध सम्राट ने ताली बजाई और हंसा। वह ये जिवेन की बातों से प्रभावित लग रहा था। ये जिवेन ने राहत की सांस ली। भगवान नान जैसी शख्सियत द्वारा लाया गया प्रतिरोध स्वर्ग को भस्म करने वाले दानव राजा और भगवान दिव्य अग्नि से कहीं अधिक था। यदि वह कोई चाल चलता तो ये जिवेन केवल भाग सकता था। हालांकि अगर वह व्यक्तिगत रूप से कोई कदम नहीं उठाते तो दबाव बहुत कम होता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप ये बिना किसी कारण के कह रहे हैं, भाई बैटल सम्राट। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जिवेन ने सीधे पूछा। दरअसल स्वर्गीय आदरणीय नान का मामला एक ही समय में परेशान करने वाला और परेशान करने वाला नहीं दोनों है। जब तक कोई है जो स्वर्गीय आदरणीय नान के खिलाफ लड़ सकता है, तो आपका मामला एक छोटी सी कीमत चुकाकर हल किया जा सकता है। बैटल सम्राट ने ये जिवेन को घूरते हुए कहा। ये जिवेन को तुरंत बैटल थेर्च के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में आ गया। बैटल थेर्च उसे पर्दे के पीछे के सुपर बिग शॉट की ओर से भर्ती करना चाहता था। मूल रूप से ये जिवेन इस स्तर पर नहीं थे। अधिक से अधिक बैटल थेर्च उसे भर्ती करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जैसे जैसे ये जिवेन की खेती तेजी से आगे बढ़ी, बैटल थेर्च के लिए ये जिवेन को भर्ती करना संभव नहीं रह गया। बैटल थेर्च ने उस बड़े शॉट की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया। ये जिवेन को नहीं पता था कि यह कौन सा बड़ा शॉट था। हालांकि यह माना जा सकता है कि उन कुछ उत्कृष्ट शख्सियतों में से केवल एक ही लॉर्ड नान के खिलाफ लड़ सकता था।
ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। यदि वह इस भाग्य से छुटकारा पाना चाहता था तो स्वर्गीय वंदनीय क्षेत्र में कदम रखना ही एकमात्र रास्ता था। उस समय वह तनकर खड़ा हो सकेगा और उसे दूसरों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि भाई बैटलथेर्च मुझसे बात करने के लिए किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ये जिवेन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से यह महामहिम पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय है। अन्यथा क्या आपको लगता है कि आप आसानी से 4 प्रांतों के गश्ती दूत का पद प्राप्त कर सकते हैं? ये भी पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय द्वारा मौन सहमति है, बैटलथेर्च ने कहा। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय, ये जिवेन ने चुपचाप ये 3 शब्द बोले। वह भी एक अत्यंत प्राचीन सम्राट था। यह अफवाह थी कि वह पहले से ही स्वर्गीय था। फॉर्च्यून गॉड राजवंश की स्थापना के समय आदरणीय। उनकी वरिष्ठता बैटलथेर्च से भी अधिक थी। कहने की जरूरत नहीं है, दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय 4 महान स्वर्गीय आदरणीयों के नेता थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बैटलथेर्च पूर्वी क्षेत्र में उसके लिए 4 प्रीफेक्चर गश्ती दूत का पद प्राप्त करने में सक्षम था। किसी को पता होना चाहिए कि फॉर्च्यून गॉड कैपिटल भी विभिन्न क्षेत्रों के स्वर्गीय आदरणीयों की मौन सहमति के बिना बड़े प्रांतों को आवंटित नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि फॉर्च्यून गॉड कैपिटल नाम मात्र का फॉर्च्यून गॉड राजवंश का एकमात्र शासक था। हाँ, ये सही है। ये पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय है। बेशक यह आपको पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय का अनुयायी बनने के लिए नहीं कह रहा है। उसका दास बनना पहले ही सम्राट की निचली रेखा को छू चुका है। कोई भी ऐसा नहीं पूछेगा आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से अनुरोध। यह आपका अपमान होगा, बैटलथेर्च को समझाया। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, ये जिवेन से पूछा। मूल रूप से इस मामले को सम्राटों के बीच एक रहस्य नहीं माना जाता था। हालांकि दाववादी मार्शल सम्राट, आप असंख्य स्वर्ग से आए हैं। इसके अलावा आप यहाँ केवल थोड़े समय के लिए रहे हैं, इसलिए आप शायद इसके बारे में नहीं पता, बैटलथेर्च ने कहा। वास्तव में फॉर्च्यून गॉड राजवंश के 4 महान स्वर्गीय आदरणीय इतनी उपाधियां नहीं है। ये कहना बेहतर होगा कि यह एक प्रकार का पद है। यह एक ऐसा पद है जो अतीत में फॉर्च्यून गॉड लॉर्ड द्वारा प्रदान किया गया था। वह प्रभारी है 4 महान क्षेत्रों में से, बैटलथेर्च ने कहा। इसलिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 महान स्वर्गीय आदरणीयों का ये बैच वास्तव में 4 महान स्वर्गीय आदरणीयों का पहला बैच नहीं है। ये शिवेन को अभी पता चला कि ऐसा कोई रहस्य था। हालांकि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीय भी 10 मिलियन से अधिक वर्षों से इस पद पर थे। समय के लंबे अंतराल में सारी सच्चाई धूल की परत से ढक जाएगी। केवल बैटलथेर्च जैसी पुरानी प्राचीन वस्तुएं, जो फॉर्च्यून गॉड राजवंश की शुरुआत से ही अस्तित्व में थी, संभवतः सभी रहस्यों को जान सकती थी। इसलिए कोई भी 4 महान स्वर्गीय आदरणीयों में से एक बन सकता है। हालांकि कई साल पहले पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के केवल 4 महान स्वर्गीय आदरणीय नहीं थे। इसके बजाय 5 महान स्वर्गीय आदरणीय थे। मध्य क्षेत्र में एक मध्य स्वर्गीय आदरणीय भी था। वह फॉर्च्यून भगवान के बाद मध्य क्षेत्र का शासक था। हालांकि कई साल पहले मध्य स्वर्गीय आदरणीय बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये पद खाली छोड़ दिया गया था। बाहरी दुनिया धीरे धीरे भूल गई मध्य स्वर्गीय आदरणीय का अस्तित्व, बैटलथेर्च ने कहा। ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। उन्होंने तुरंत पूछा, फेलो डाओइस्ट बैटलथेर्च, क्या आपका मतलब यह है कि 4 महान स्वर्गीय आदरणीय फॉर्च्यून गॉड कैपिटल में प्रवेश करना चाहते हैं और अगले मध्य स्वर्गीय आदरणीय बनना चाहते हैं? ये जिवेन ने तुरंत बहुत सारे कनेक्शन सुलझा लिए। तो यह ऐसा ही है, कोई आश्चर्य नहीं। यदि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 महान स्वर्गीय आदरणीय केवल उपाधियां थी, तो उनके लिए लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल तथाकथित 10 महान सम्राटों की तरह। यद्यपि वे गौरवशाली थे, बैटलथेर्च जैसे वे जो 4 महान सम्राटों का हिस्सा नहीं थे, समान रूप से प्रसिद्ध थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह 10 महान सम्राटों से कमतर था।
हालांकि यदि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 महान स्वर्गीय आदरणीय पद थे और उपाधियां नहीं, तो ये पूरी तरह से अलग था। एक बार जब कोई फॉर्चून गॉड कैपिटल में प्रवेश कर गया और मध्य स्वर्गीय आदरणीय बन गया, तो वह व्यावहारिक रूप से पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश का शासक बन गया। जब फॉर्चून गॉड लॉर्ड कहीं नहीं दिख रहा था, उसकी स्थिति में उछाल आएगा और वह अन्य 3 महान स्वर्गीय आदरणीयों से ऊपर का शासक बन जाएगा। बैटल थेर्च ने ये ज़िवेन पर नजर डाली। उसकी आंखों में सराहना की एक झलक चमक उठी। वह थोड़ी सी जानकारी से ही 4 महान स्वर्गीय आदरणीयों के इरादों को समझ सकता था। इस प्रकार की सोच वास्तव में योग्य थी। वह एक चतुर व्यक्ति थे। ये सही है, बैटल थेर्च ने कहा। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय भी फॉर्चून गॉड कैपिटल में प्रवेश करना चाहते हैं और मध्य स्वर्गीय आदरणीय बनना चाहते हैं। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीय बनना इतना आसान नहीं है आदरणीय। अन्य स्वर्गीय आदरणीयों को दबाना इतना आसान नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एक उचित उद्देश्य को प्रचुर समर्थन प्राप्त होता है। आपको इस सिद्धांत को समझना चाहिए। जहां तक हम में से उन लोगों की बात है जो पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों का समर्थन करते हैं, हमें उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपना झुकाव दिखाने की जरूरत है। जब समय आएगा, हम स्वाभाविक रूप से पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों द्वारा संरक्षित होंगे। ये ज़िवेन सब कुछ समझ गया। यदि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय फॉर्चून गॉड कैपिटल में प्रवेश करना चाहते थे और अगले मध्य स्वर्गीय आदरणीय बनना चाहते थे, तो अकेले अपनी ताकत से अन्य स्वर्गीय आदरणीयों को दबाना असंभव लगता था। वह केवल सभी की ताकत पर भरोसा कर सकता था। एक उचित उद्देश्य को प्रचुर समर्थन प्राप्त होता है। यदि वर्तमान फॉर्चून गॉड राजवंश सरदारों की एक अराजक दुनिया थी, तो पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय को अन्य छोटे सरदारों का समर्थन प्राप्त करना होगा यदि वह राजधानी में प्रवेश करना चाहता है और सम्राट बनना चाहता है। इन छोटे सरदारों की ताकत वास्तव में पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। हालांकि जब उनकी संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई, तो ये दुनिया को बदलने और संरचना को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त थी। अब ये ज़िवेन की ताकत और उसके पीछे खड़ी मानव जाति के साथ, वह वास्तव में एक स्थिर छोटा सरदार था। हालांकि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों ने यह नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन बहुत मददगार हो सकता है, फिर भी वह एक भूमिका निभा सकता है। वह नहीं चाहता था कि ये ज़िवेन इस वजह से अन्य स्वर्गीय आदरणीयों के अधीनस्थों पर भरोसा करे। ठीक है, मैं सहमत हो सकता हूँ। ये ज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत निर्णय लिया। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों के शासन में उसके पास अधिक विकल्प नहीं थे। इसके अलावा पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय के मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसे जीवित रहने के लिए अन्य स्वर्गीय आदरणीयों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ये केवल एक दिखावटी समर्थन था। पूर्वी हेवनली वेनेरेबल्स भी उसे दक्षिणी हेवनली वेनेरेबल्स के दबाव को कम करने में मदद कर सकते थे। यह एक जीत-जीत की स्थिति थी। आपसी लाभ लंबे समय तक ही रह सकता है। बेशक वह पूरी तरह से पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों पर निर्भर नहीं था। पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय स्वाभाविक रूप से उसे पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सके। अधिक से अधिक वे केवल दक्षिणी स्वर्गीय आदरणीयों के खतरे की भरपाई कर सकते थे। ये ज़िवेन को बाकी सभी चीजों का ध्यान रखना था। हालांकि ये ज़िवेन के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। ये बहुत अच्छा है। फिर हम भविष्य में एक साथ काम करेंगे, युद्ध सम्राट ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। उनके खेमे में एक और दिग्गज आने वाला था। 10 महान सम्राटों के स्तर का विशेषज्ञ कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। इससे उनकी जीत की संभावना थोड़ी बढ़ गई थी। उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की कि पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय फॉर्चून गॉड कैपिटल में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें भी काफी फायदा होगा। अन्यथा अपनी स्थिति के साथ उसके लिए पूर्वी स्वर्गीय आदरणीयों के लिए इधर उधर भागना असंभव था। तो फिर कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। ये ज़िवेन ने अपने हाथ जोड़े और कहा। इसके अलावा क्या वरिष्ठ युद्ध सम्राट को रात्रि सम्राट के बारे में कोई खबर है?
प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन इसके अलावा वरिष्ठ युद्ध सम्राट, क्या आपके पास रात्रि सम्राट के बारे में कोई खबर है? ये जिवेन ने तुरंत वह प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि ये हुआंग कहाँ है। ये हुआंग ने बार बार घात लगाकर हमला किया था और कई लोग उसका पीछा कर रहे थे। ये जिवेन गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर पहुंच गया था। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। यह अवश्यंभावी था कि वे मृत्यु तक लड़ेंगे। पहले ये जिवेन केवल नाइट सम्राट के खिलाफ ही लड़ सकता था। स्वाभाविक रूप से उससे सीधे युद्ध करना उपयुक्त नहीं था। हालांकि अब जब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी, तो स्वाभाविक रूप से रात्रि सम्राट के साथ हिसाब बराबर करने का समय आ गया था। दाओवादी मार्शल सम्राट, आप अधीर हैं। युद्ध सम्राट ने फीकी मुस्कान के साथ ये जिवेन को देखा। वह थोड़ा चौंक गया। ये जिवेन के प्रदर्शन से यह स्पष्ट था कि वह रात्रि सम्राट को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस स्थिति में उसकी वर्तमान ताकत कितनी शक्तिशाली थी, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। उसने पहले ईगल हॉर्न सम्राट को मार डाला था और यह निश्चित रूप से भाग्य के कारण नहीं था, न ही इसलिए कि उसने कुछ का इस्तेमाल किया था, शक्तिशाली गुप्त तकनीक जैसा कि कुछ लोगों ने कहा था। अन्यथा गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करने वाले ये जिवेन को अपनी चोटों को ठीक करने के लिए छिपना चाहिए। रात्रि सम्राट की तलाश का जिक्र करना उसके लिए असंभव था। उसने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है। स्वाभाविक रूप से मैं उसे जाने नहीं दूंगा। अब उससे छुटकारा पाने का भी सही समय है। ये जिवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसके स्वर से हत्या के अतुलनीय इरादे का पता चला। ये ईगल हॉर्न सम्राट के लिए उसके हत्या के इरादे से भी अधिक मजबूत था। मैं इस बार आपके पास पूर्वी स्वर्गीय भगवान के लिए एक संदेश लाने के अलावा मुख्य रूप से रात्रि सम्राट के लिए आया था। इस बार मेरा पहला लक्ष्य उसे मारना है। युद्ध सम्राट की अभिव्यक्ति भी उतनी ही कठोर थी। उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश के लिए काम किया और नाइट सम्राट एक उत्कृष्ट सम्राट स्तर का प्राणी था। वे दोनों विपरीत दिशा में खड़े थे। ये सबसे अच्छा है। इस दौरान मैं वास्तव में उसके निशानों पर ध्यान दे रहा हूँ। हालांकि मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैंने गुप्त रूप से भी जांच की है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं है। ये जिवेन ने कहा। आखिर वह कहाँ है? दाओवादी मार्शल सम्राट, निश्चित रूप से आप उत्तर नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जिन सम्राटों की आपने जांच की है वे वास्तव में नहीं जानते हैं। युद्ध सम्राट ने कहा। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी हथेली को थोड़ा सा घुमाया। अचानक एक लहर उठी। लहर गुजरने के बाद उसकी हथेली पर अंगूठे के आकार का एक स्पष्ट क्रिस्टल दिखाई दिया। ये है, ये जिवेन ने कुछ हैरान होकर कहा। उनकी राय में ये क्रिस्टल एक अज्ञात रूप से परिचित आभा प्रकट कर रहा था और वह आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। इस क्रिस्टल को लॉ क्रिस्टल कहा जाता है। बैटल थेर्च ने कहा। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बना है। कानून के क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बने हैं। ये जिवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि अंततः उसे याद आ गया कि उसके पास ऐसी अज्ञात रूप से परिचित आभा क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले भी ऐसा ही क्रिस्टल देखा था। यह एक प्रकार का क्रिस्टल था जिसे सृजन के पथ पर हर जगह देखा जा सकता था। यह एक ऐसा क्रिस्टल था जिसमें अनगिनत नियम एक साथ उलझे हुए थे। यहाँ तक कि सम्राट लॉर्ड के हमले के लिए भी उस पर छाप छोड़ना मुश्किल होगा। ये सही है, ये दुनिया के नियमों से बना है। बैटल थेर्च ने कहा। क्या आप जानते हैं कि सृजन देव राजवंश सृजन के पथ पर दरार को खोलने और स्थिर करने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहा है? क्या ये वास्तव में उस भ्रामक अवसर के लिए है? ये स्वाभाविक रूप से असंभव है। ये जिवेन ने अपना सिर हिलाया। वह शुरू से ही जानता था कि इन सम्राट लॉर्ड्स का उद्देश्य वह भ्रामक अवसर नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अवसर कीमती नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह बहुत भ्रामक था।
यह इतना भ्रामक था कि सृष्टि के महान स्वर्गीय पूज्य के अलावा कोई भी उस अवसर को प्राप्त नहीं कर सका। यदि इन सम्राट लॉर्ड्स ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रवेश किया था, तो उनके खाली हाथ लौटने की संभावना लगभग 100% थी। वे लॉ क्रिस्टल की तलाश कर रहे हैं। वास्तव में सम्राट लॉर्ड्स के बीच भी केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे पौराणिक अवसर प्राप्त करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि वे यहाँ हैं लॉ क्रिस्टल के लिए। बैटल थेर्च ने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, भाई बैटल थेर्च, वास्तव में ये लॉ क्रिस्टल क्या है? इतने सारे लोग सिर्फ इस लॉ क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए सृजन के पथ में प्रवेश करने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये ज़िवेन पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अच्छा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर सम्राट लॉर्ड और स्वर्गीय पूज्य के बीच अंतर से शुरू होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सम्राट लॉर्ड और स्वर्गीय पूज्य के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? बैटल थेर्च ने पूछा। ये ज़िवेन ने अपना सिर हिलाया। वह इस पहलू के बारे में बहुत कम जानता था। अब तक वह केवल यही जानता था कि स्वर्गीय पूज्य बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि जब पेन तियान तियान अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर था, तब भी वह आसानी से उन सम्राट लॉर्ड्स का वध कर सकता था। ये इस बात का सबूत था। बैटल थेर्च ने कहा, फिर मुझे इसे इस तरह से रखना चाहिए। एक सम्राट भगवान को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च अस्तित्व होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस दुनिया में हैं। वे पहले से ही सबसे उत्तम जीवन रूप हैं। वे अस्तित्व हैं। उन्होंने पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का चरम सीमा तक उपयोग कर लिया है। हालांकि फिर भी एक सम्राट भगवान केवल कानूनों का उपयोग कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये ज़िवेन को कुछ समझ में आ गया हो। आखिरकार एक दिन कुछ सम्राट लॉर्ड्स नहीं रहे यथास्थिति से संतुष्ट। उन्होंने आगे सफलता हासिल करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो दिशा चुनी वह कानूनों को संशोधित करना था। बैटल थेर्च ने धीरे से कहा, और जो लोग वास्तव में सफल हुए वे तथाकथित स्वर्गीय श्रद्धेय थे। कानून संशोधित करें। ये ज़िवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले ही 9वें दायरे के शिखर पर कदम रख चुका था। वह सम्राट लॉर्ड्स के वास्तविक शिखर पर था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गए कि कानूनों का तथाकथित संशोधन कितना आश्चर्यजनक था। उनकी सभी मौजूदा तकनीकों ने कानूनों का अत्यधिक उपयोग किया। चाहे वह तलवार कानून हो या समय कानून, वे पहले ही काफी चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच चुके थे। उसके लिए अपनी ताकत सुधारना पहले से ही बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कानूनों का उनका उपयोग पहले ही सीमा तक पहुंच चुका था। उसके लिए और सुधार करना असंभव था। स्पष्ट रूप से कहें तो सम्राट लॉर्ड की ताकत कानूनों के उपयोग में अंतर था। वह ईगल हॉर्न सम्राट को तब मारने में सक्षम था जब उसने 9वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक साथ 3000 मार्शल आर्ट की खेती की थी। कानूनों के उपयोग के मामले में वह ईगल हॉर्न सम्राट से कहीं बेहतर था। हालांकि इसकी वजह ये भी थी कि उन्हें एक तरह की अड़चन भी महसूस होती थी। ऐसा लगा मानो वह सड़क के अंत तक पहुंच गया हो। क्या करें? मूल रूप से वह अभी भी फैल रहा था। हालांकि बैटल थेर्च के शब्दों ने आज उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। हाँ, चूंकि कोई सड़क नहीं थी, इसलिए वह उसमें से निकल जाता था। ठीक उसी तरह जैसे उसने सम्राट लॉर्ड दायरे में खेती की थी, वह सभी बाधाओं को तोड़ देगा और एक सर्वोच्च मार्ग खोलेगा जो पूरी तरह से उसका था। यदि सड़क न हो तो वह बाहर निकलने का रास्ता खोल देता था। अगर सामने दीवार होती तो वह दीवार गिरा देता। फिर सामने की सड़क फिर चौड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर बात कानून में बदलाव की है तो मैं अपनी क्षमता से भी ऐसा कर सकता हूँ। अपनी ताकत से। मेरे शब्द ही कानून है। मेरे लिए सुनहरे शब्द बनाना मुश्किल नहीं है, ये ज़िवेन ने कहा। उसने अपनी क्षमता के बारे में सोचा। ये लगभग कहा जा सकता है कि वह हिरण को घोड़े की ओर इशारा कर रहा था। यदि उसने कहा कि आग ठंडी है, तो लौ भी ठंडी होनी चाहिए। यदि उसने कहा कि पानी गर्म था, तो वह गर्म ही होगा। उनके शब्द कानून थे।
चूंकि उसने पहले ही ऐसा कर लिया था, तो वह स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कदम क्यों नहीं रख सका? आपकी क्षमता ने वास्तव में कानूनों को संशोधित करने की सीमा को छू लिया है। यह इस पथ का पूर्ववर्ती भी है। हालांकि आखिरकार यह एक सच्चा संशोधन नहीं है। इसके बजाय यह आपकी अपनी ताकत के साथ एक मजबूर परिवर्तन है के दायरे में आपका डोमेन। स्वाभाविक रूप से आप जो कहते हैं वह कानून है। यदि आप चाहते हैं कि पानी ऊपर बहे, तो उसे और ऊपर बहना चाहिए। हालांकि यदि आप अपना डोमेन वापस ले लेते हैं तो क्या होगा? यदि यह आपके डोमेन के बाहर है तो क्या होगा? फिर आप और क्या कर सकते हैं? क्या कानून है? बैटल सम्राट ने जवाब दिया, आप ये सब नहीं कर सकते। हालांकि स्वर्गीय स्वामी कर सकते हैं। उन्होंने जो कानून संशोधित किए हैं वे हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। उनके चले जाने पर भी यह नहीं बदलेगा। ये है स्वर्गीय गुरुओं की क्षमता। ये ज़िवेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अचानक समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह था। कानूनों का अनुप्रयोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की तरह था। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर क्षमताएं हासिल कर सका। भले ही कुछ चीजें सामान्य ज्ञान के विरुद्ध जाती हों, जैसे पानी का अधिक बहना, आग का ठंडा होना आदि, फिर भी वे इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे थे। उसका सार नहीं बदला था, बस यही स्थिति प्रदर्शित की गई थी। हालांकि हेवनली मास्टर प्रोग्रामिंग की सामग्री को सीधे बदल सकता है। वह सीधे पानी का बहाव ऊंचा कर सकता था। आग ठंडी थी। उसे अपने इरादे हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। ये सचमुच भयावह था। हालांकि अंतिम परिणाम दोनों के बीच एक जैसा ही लग रहा था, वास्तव में सार में बहुत बड़ा अंतर था। एक बार जब उसने सॉफ्टवेयर का संचालन बंद कर दिया, तो सभी परिवर्तन बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। यह अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगा। हालांकि स्वर्गीय मास्टर द्वारा संशोधित किया गया डेटा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। इस सिद्धांत को समझना कठिन नहीं था, हालांकि ऐसा करना लगभग असंभव था। यह ऐसा था जैसे बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में बहुत कुशल थे। वे सभी प्रकार के निर्देशों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते थे। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए तो वे अवाक रह जाएंगे शुरू से ही एक ही चीज प्रोग्राम करें। यह असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सबसे बुनियादी प्रोग्रामिंग डेटा के संपर्क में नहीं आ सके। वे इस प्रोग्रामिंग तकनीक को नहीं सीख सके। यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी अपवाद नहीं थी। वह जो कुछ भी जानता और सीखता था वह कानूनों के अस्तित्व के आधार पर मौजूद कानूनों के विभिन्न अनुप्रयोगों पर आधारित था। और अगर मैं उस तरह की क्षमता चाहता हूँ, तो मेरे पास ये लॉ क्रिस्टल होना चाहिए। ये ज़िवेन भी उतनी ही बुद्धिमान थी। युद्ध सम्राट के शब्दों से इस निष्कर्ष का अनुमान लगाना उसके लिए कठिन नहीं था। उसे एकाएक सब कुछ समझ आ गया। यदि कानूनों को संशोधित करना प्रोग्रामिंग की तरह कहा जाता था, तो ये कानून क्रिस्टल एक प्रोग्रामिंग पाठ्य पुस्तक की तरह था। ये सम्राट लॉर्ड को कानूनों को संशोधित करने की कुंजी को समझने की अनुमति दे सकता है। ये सही है। ये लॉ क्रिस्टल कानूनों को संशोधित करने के चरण को समझने की कुंजी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सबसे बुनियादी और बुनियादी कानून है। सामान्य परिस्थितियों में हमें कानूनों को रहस्यमय ढंग से समझना पड़ता है। अलग अलग लोगों की समझ अलग अलग होती है और कानूनों की अभिव्यक्ति भी अलग अलग होती है। हालांकि कानून का क्रिस्टल अलग है। ये कानूनों की अभिव्यक्ति है। ये सबसे आदिम अवस्था है। केवल लॉ क्रिस्टल के साथ ही हमें इसे समझने का अवसर मिल सकता है। केवल तभी हमें सर्वोच्च स्वर्गीय गुरु क्षेत्र में कदम रखने का अवसर मिल सकता है। फॉर्चून सम्राट भगवान ने कहा, प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। आमतौर पर कानून अदृश्य और निराकार होते हैं। उन्हें केवल समझा जा सकता है और समझाया नहीं जा सकता। कोई नहीं जानता कि कानून वास्तव में कैसे दिखते हैं। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वे मूर्त रूप लेंगे और लॉ क्रिस्टल का निर्माण करेंगे।
ये कानूनों का टकराव है। बैटल थेर्च ने कहा, मुझे यकीन है कि आपने पता लगा लिया है कि सृजन के पथ पर हर जगह जो क्रिस्टल देखे जा सकते हैं, वे वास्तव में नामशास्त्रीय कानूनों के टकराव से बनते हैं। कई नामात्र कानूनों के टकराव से अंततः यह अजीब घटना बनती है। हालांकि हम इन क्रिस्टलों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत सारे नामात्र के नियम निहित हैं। वे बहुत गंदे हैं और उनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ नामशास्त्रीय कानून होंगे जो सृजन पथ के नामशास्त्रीय नियमों से टकराते हैं। भौतिकीकरण के बाद वे नामात्र कानूनों के साथ विलय नहीं करेंगे। इसके बजाय वे एक अलग इकाई बनाएंगे। ये नामात्र क्रिस्टल हैं। वे हैं नामात्र कानूनों का शुद्धतम क्रिस्टलीकरण। उनमें कोई अन्य अशुद्धियां नहीं है। इन नामात्र क्रिस्टल के साथ हमें नामात्र कानूनों को छूने और सर्वोच्च महान दाव को संशोधित करने का अवसर मिलेगा। हम दिव्य भगवान क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मैं समझ गया। धन्यवाद भाई बैटल एम्परर, मुझे ज्ञान देने के लिए। ये ज़िवेन ने अपने हाथ जोड़े और गहरा धनुष बनाया। ये तथाकथित सच्ची शिक्षाएं थीं। यदि युद्ध सम्राट ने उसे ये बातें नहीं समझाई, तो उसे नहीं पता होगा कि इन चीजों के पीछे के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे कितने हजार वर्षों तक खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए युद्ध सम्राट इतने बड़े धनुष के योग्य था। भाई मार्शल सम्राट, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने केवल साधना पथ पर एक कदम आगे बढ़ाया है। युद्ध सम्राट ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपने ये भी पाया है कि चाहे वह असंख्य स्वर्गों में हो या फॉर्चून गॉड राजवंश में, सार्वभौमिक कानून समान होने चाहिए। केवल सृजन के पथ पर कानूनों की विभिन्न प्रणालियां हैं। इसलिए ये केवल पथ पर है सृष्टि के नियम की विभिन्न प्रणालियों के नियम टकरा सकते हैं। ये केवल यही है कि कोई कानून के क्रिस्टल पा सकता है। यही वास्तविक कारण है कि कई सम्राट यहाँ आए हैं। भाई बैटल एम्परर, क्या आपका मतलब यह है कि नाइट एम्परर अब इस तरह के लॉ क्रिस्टल की तलाश में है? ये ज़िवेन तुरंत समझ गए कि युद्ध सम्राट का क्या मतलब था। हाँ, वे इस प्रकार के लॉ क्रिस्टल की तलाश में हैं। हालांकि सृजन पथ पर हर स्थान पर इस प्रकार का लॉ क्रिस्टल नहीं है। युद्ध सम्राट ने कहा। ये ज़िवेन रुकी और फिर बोली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह के लॉ क्रिस्टल का इस्तेमाल हर समय नहीं किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के लॉ क्रिस्टल का उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है, तो फॉर्चून गॉड राजवंश को लोगों को यहाँ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सृजन का मार्ग एक या दो बार से अधिक खुल चुका था और फॉर्चून डिवाइन राजवंश खुल चुका था। संभवतः पहले से ही बड़ी संख्या में लॉ क्रिस्टल प्राप्त हो चुके हैं। वास्तव में जिन्हें लॉ क्रिस्टल्स की आवश्यकता थी, वे केवल सुपर अस्तित्व थे जिन्होंने सम्राट क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश की स्थापना के साथ भी ऐसे कई अस्तित्व नहीं होने चाहिए। इस मामले में ये पर्याप्त होना चाहिए। वे सृजन के पथ पर प्रवेश करने का जोखिम क्यों उठाएंगे? हालांकि फॉर्चून पथ का कोई भयानक अस्तित्व नहीं था, फिर भी यह खतरों से भरा था। फॉर्चून डिवाइन राजवंश के संप्रभुओं के लिए इससे अनजान रहना असंभव था। हाँ, यदि आप इसे समझने के लिए लॉ क्रिस्टल का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आत्मा को इसका पता लगाने देना चाहिए। यदि आप बहुत देर तक रुकते हैं, तो अंदर के नियमों का संतुलन प्रभावित हो सकता है और क्रिस्टल तुरंत ढह जाएगा। युद्ध सम्राट ने कहा, इस तथ्य से मूर्ख मत बनो कि लॉ क्रिस्टल बाहर से बेहद कठोर दिखता है। वास्तव में अंदर एक सूक्ष्म संतुलन है। यहाँ तक कि किसी भी नियम में थोड़ी सी भी हलचल के कारण लॉ क्रिस्टल ढह सकता है। इस वजह से लॉ क्रिस्टल बहुत कीमती है। इसके निर्माण की स्थितियां बहुत कठोर हैं। हालांकि जो क्रिस्टल आप बाहरी दुनिया में देखते हैं, वे कानूनों के टकराव से बनते हैं। वास्तव में वे हमारे द्वारा बिल्कुल भी उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो वास्तव में लॉ क्रिस्टल एक प्रकार की उपभोग्य वस्तु है। सृजन के पथ पर ऐसे कई स्थान नहीं हैं जो इसे उत्पन्न कर सके। केवल एक विशाल बेसिन में ही ऐसा लॉ क्रिस्टल मौजूद हो सकता है। इस स्थान पर मूल रूप से कोई नहीं था नाम। बाद में हमने इसका नाम क्रिस्टलों की घाटी रखा। युद्ध सम्राट ने आत्मविश्वास से कहा,
और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार रात्रि सम्राट क्रिस्टल की इस घाटी में है। तार्किक रूप से कहें तो आप अपनी साधना से पूरे महाद्वीप को एक विचार से कवर कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। वह आपकी धारणा से कैसे बच सकता है? ये जिवेन से पूछा। एक सम्राट भगवान की दिव्य भावना एक विशाल क्षेत्र को कवर कर सकती है। यह एक महाद्वीप, एक विश्व या यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड को भी कवर कर सकता है। अभी ये सिर्फ एक विशाल बेसिन था, उसे जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों होगी? प्रिय मार्शल सम्राट, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन क्रिस्टल वैली आकार की दृष्टि से एक सामान्य महाद्वीप के आकार की ही है। हालांकि इसकी कई परतें हैं। अंतरिक्ष अव्यवस्थित है और समय अस्थिर है। वास्तव में यहाँ तक कि अत्यधिक खतरे भी हैं। युद्ध सम्राट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये शिवेन किस बात को लेकर परेशान थी। अत्यधिक खतरे? किस तरह के खतरे? ये जिवेन ने पूछा। वह ये भी जानना चाहता था कि युद्ध सम्राट किस प्रकार के खतरों को अत्यधिक खतरे कहेगा। यहाँ कई बार आने के बाद हमारे अनुमानों के अनुसार क्रिस्टल की घाटी एक सुपर युद्ध से पीछे रह जाने की संभावना है। अब भी अंदर का स्थान और समय अभी भी खंडित है। यहाँ तक कि हमारी खेती के साथ खंडित स्थान और समय का सामना करना अभी भी जारी है। बेहद परेशानी भरा मामला है। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, युद्ध सम्राट ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ समझाया। सबसे डरावनी बात यह है कि हम सुपर विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए बैटल वसीयत का सामना करेंगे। यहाँ तक कि एक यादृच्छिक वसीयत भी हमें भारी नुकसान पहुँचाने में सक्षम हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्थान और भी खतरनाक हैं। हम कुछ दर्जन लोगों द्वारा मारे जा सकते हैं जैसे ही हम प्रवेश करेंगे। इच्छा शक्ति होगी। कुछ राक्षस भी हैं जो कुछ सुपर विशेषज्ञों के रक्तसार से पैदा हुए हैं और वे बेहद भयानक हैं। यहाँ तक कि जब मैं उन स्थानों में प्रवेश करता हूँ तो मुझे सावधान रहना पड़ता है। पिछली बार एक 10 महान सम्राट प्रवेश किया और वह मारा गया। फिर उसकी जगह किसी और को ले लिया गया। मैं समझता हूँ। क्या तुम्हें उसका स्थान मिल गया है? ये जिवेन से पूछा। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। हमने यहाँ कुछ ज्योतिष विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। वे उसके ठिकाने की गणना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसकी साधना बहुत गहरी है। उसके ठिकाने की गणना करना आसान नहीं है। इसमें कुछ समय लगेगा, युद्ध सम्राट ने कहा। यही कारण है कि अब मेरे पास तुम्हें ढूंढने का समय है। मैं समझता हूँ। मैं भी क्रिस्टल की घाटी जाऊंगा। जब तुम्हें उसका पता मिल जाए तो तुरंत मुझे सूचित करना। ये जिवेन ने कहा। उसने रात्रि सम्राट को मारने की ठान ली थी। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह ये भी जानता था कि अपनी ताकत से रात्रि सम्राट के ठिकाने की गणना करना आसान नहीं होगा। रात्रि सम्राट की खेती कमजोर नहीं थी। इसके अलावा फॉर्चून के पथ में स्वर्ग के सभी रहस्यों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। यहाँ तो राजा महाराजा भी अंधे के समान थे। ऐसा करना उनके लिए असंभव था। दुनिया की हर चीज को सिर्फ एक विचार से जान ले, जैसे उन्होंने बाहरी दुनिया में किया था। युद्ध सम्राट के साथ सहयोग करना निस्संदेह सबसे अच्छा तरीका था। दोनों पार्टियों का लक्ष्य एक ही था। स्वाभाविक रूप से सहयोग सबसे अच्छा विकल्प था। युद्ध सम्राट ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। मूल रूप से उनकी स्थिति के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल बटरफ्लाई सॉवरेन को आने देना था। पहले भी यही स्थिति थी। हालांकि वर्तमान ये जिवेन पहले जैसी नहीं थी। वह 9वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश कर चुका था और उसके पास 10 महान सम्राट लॉर्ड्स को मारने की क्षमता थी। वह पहले से ही युद्ध सम्राट के बराबर होने के योग्य था। दोनों पक्षों के बीच संबंध स्पष्ट प्राथमिक और द्वितीयक संबंध से समान स्तर पर सहकारी संबंध में बदल गया था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से अलग था। ये जिवेन की प्रगति अद्भुत थी। इसके अलावा उसका भविष्य आशाजनक था। युद्ध सम्राट को स्वाभाविक रूप से ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व से मित्रता करने में कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र में प्रवेश की बात है, उसने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था।
वह प्राचीन काल से ही सम्राट भगवान थे। वह कई वर्षों तक सम्राट भगवान के शिखर में प्रवेश कर चुका था। हालांकि उसने अभी भी स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था। ये जिवेन का प्रदर्शन कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसके लिए कम समय में स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन होगा। उस समय युद्ध सम्राट निश्चित रूप से सबसे पहले स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसके अलावा ये जिवेन, जो स्पष्ट रूप से ईस्टर्न हेवनली मास्टर कैंप में शामिल हो गए थे, स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में उनके करीब होंगे। उस मामले में चलो चलते हैं, युद्ध सम्राट ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। चूंकि उन दोनों ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था, इसलिए उनकी गति स्वाभाविक रूप से बहुत तेज थी। वे तुरंत क्रिस्टल वैली की ओर चल पड़े। क्रिस्टल वैली सृजन पथ पर एक अत्यंत दुर्गम स्थान पर थी। यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कई सम्राट लॉर्ड्स सक्रिय थे। यदि युद्ध सम्राट का मार्गदर्शन नहीं होता, तो ये जिवेन के लिए उसकी वर्तमान गतिविधि के आधार पर इस क्रिस्टल वैली को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। फॉर्चून गॉड राजवंश की आश्चर्यजनक नींव इस समय स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई थी। ऐसी कई चीजें थी जिन्हें आपने छुआ भी नहीं था, लेकिन वे पहले ही उसे पूरी तरह से छू चुके थे। उन दोनों के सामने एक विशाल बेसिन दिखाई दिया। बेसिन चट्टानों से घिरा हुआ था। ये चट्टानें कोई साधारण पहाड़ नहीं थी। इसके विपरीत वे वास्तव में सृजन पथ के अद्वितीय लॉ क्रिस्टल थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। दूर से यह एक पहाड़ जैसा दिखता था जिसमें मूल रूप से लॉ क्रिस्टल थे। इसमें एक बड़ा छेद किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस क्रिस्टल वैली का निर्माण हुआ। ये जिवेन ने युद्ध सम्राट की अभिव्यक्ति को देखा। ये स्पष्ट था कि युद्ध सम्राट के भी यही विचार थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसने इसे कई बार देखा था और पहले से ही इसका आदी था। वह मोटे तौर पर समझ गया कि युद्ध सम्राट ने क्यों कहा था कि यह युद्ध का मैदान हो सकता है। सभी पहलुओं से ये वास्तव में एक संभावना थी। हालांकि अगर ऐसा होता तो यह और भी आश्चर्यजनक होता। अपनी ताकत से इन क्रिस्टलों पर हमला करने से उन पर अधिक से अधिक कुछ खरोंचें ही पड़ेंगी। हालांकि वास्तव में किसी ने इन क्रिस्टलों को तोड़कर इतनी बड़ी गहरी घाटी बना दी थी। इस व्यक्ति की ताकत कितनी आश्चर्यजनक थी। शायद किसी स्वर्गीय गुरु के लिए भी ऐसी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, चलो अलग हो जाएं। जब हमें रात्रि सम्राट का पता मिल जाएगा तो हम आपको निश्चित रूप से सूचित करेंगे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।